तो जब वार स्टार्ट हुई तो हम पहले ही बॉर्डर पर पहुँचे। 3 तारीख को वार स्टार्ट हो गई और वहाँ से फायरिंग हमारे ऊपर आई। तो गाड़ी के टायर के पीछे लेफ्ट साइड के टायर होते हैं, उसके पिछले टायर से एंटी टैंक माइन था। अच्छा। वो आ गया तो उसने गाड़ी को ऊपर उड़ा दिया और गाड़ी में जितने लोग बैठे थे वो ऊपर उड़ गए। तो मैं सोच रहा था भाई ऐसे तड़फाने से कोई लग जाता तो भी ठीक है। हल्का सा मैं खड़ा हूँ तो साइड से मेरे को BNB का बस लगा पाकिस्तान। जब मुझे होश आया था मेरे ब्लीडिंग हो रही थी, दूसरी साइड से गोली नहीं निकली थी। मुझे आइडिया हो गया कि गोली पेट के अंदर ही रह गई। ये मकान पर बम पड़ जाएगा और मैं दब जाऊंगा तो मैं तो मिसिंग सो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे मिसिंग सो नहीं होना था। कम से कम मैं मरूँ तो बाहर मरूँ जाकर। ऑपरेशन पराक्रम आपने सुना होगा। जब संसद पे आतंकवादियों ने हमला किया था उस समय पे भी वार की पूरी तैयारियां हो गई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नोइंग द नोन। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं 2 एक्स सोल्जर, जिनमें से एक ने भाग लिया है 1965 और 1971 की लड़ाई। उनके पास बहुत सारी रियल स्टोरीज हैं। उनको खुद को 3 गोलियां लगी हुई हैं। कैसे वो बचे, कैसे उन्होंने रिकवर किया, कब घर आए, उनके साथी कहाँ गए, घर पे माहौल कैसा था, ये सब बातें उनसे करेंगे और जानेंगे कि हमारे देश के वीर जवान कैसे रहते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे 2 एक्स सोल्जर से। तो सर आप बताएंगे कैसे आपने आर्मी में जाने का डिसीजन लिया? 1962 में हमारा इंडिया और चाइना का वार हो गया था और उसमें हमने जवानों को जाते हुए देखा। गाड़ियों में स्टेशन के ऊपर जवान किस तरह जा रहे हैं। हमने भी सोचा कि हमको भी एक ऐसा मौका मिलना चाहिए जो भी हम भी देश की सेवा कर सके। इसलिए हमने सोचा इस तरह से हमें आर्मी ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो उसको देख के आपको लगा कि ये बहुत अच्छा काम है और ये हमें भी कर लेना चाहिए? हाँ जी, उन्हीं को देख करके हमको हुआ कि हम भी आर्मी में जाएं। और सर आपकी क्या स्टोरी है? हमारा जाने का आर्मी में कोई सोच भी नहीं थी। गांव में क्या था कि भर्ती कार्यालय नज़दीक है तो बच्चे जाते रहते हैं। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग जो दोस्त थे उन्होंने कहा चलो आज भर्ती है, चलते हैं। हम अनप्रिपेयर्ड ऐसी हम भी उनके साथ चले गए। और लकीली वहाँ हुआ क्या, जाने के बाद भर्ती कार्यालय में उन्होंने बोला कि जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो अंदर आ जाइए, बाकी बाहर रहिए। अब उन बच्चों में सारों में मैं साइंस साइड का स्टूडेंट था। मैं अंदर हो गया, वो बाहर हो गए। अच्छा, बस ये था मेरे तो भर्ती का अच्छा प्रोसेस जो होता है। रेगुलर भी होता चला गया और हम सब जगह सेलेक्ट होते चले गए। और एक दिन यहाँ से रुड़की हमारा ट्रेनिंग सेंटर। तो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी रुड़की था और मेरी पोस्टिंग भी रुड़की में ही थी। अच्छा अच्छा, हमारा रिकॉर्ड्स रुड़की है, उसमें मेरी पहली पोस्टिंग। और सर आपकी? पहली पोस्टिंग जो होती है मेरी फील्ड हॉस्पिटल में हुई। अच्छा, ट्रेनिंग करने के बाद में मेरी ट्रेनिंग समाप्त हो गई तो फील्ड हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुई, जो कि फील्ड हॉस्पिटल वार के टाइम पर काम करता है और फील्ड के अंदर ही काम करता है। अच्छा, तो कौन सी सिटी में था ये हॉस्पिटल? सिटी में तो फील्ड एरिया में होता है। ये था सामा साइड सालकोट सेक्टर में। अच्छा, हाँ जी। जब आपने फर्स्ट आपको सर्विस मिली, आपकी पोस्टिंग हुई, तो आपने क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए? आपको कैसा लगा कि आर्मी में आके मैंने ठीक किया, या क्या आपके मन में चल रहा था? नहीं, मुझे तो जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, जो वहाँ का प्रोसीजर था, जो भी वहाँ की कार्रवाई तो ठीक से सब कुछ करता था उसमें। और उसके बाद में जो पहली पोस्टिंग फील्ड हॉस्पिटल हो गई तो उसमें ही पहली पोस्टिंग में ही वार 1965 वार स्टार्ट। अच्छा, पहली पोस्टिंग में हो गई? पहली पोस्टिंग में मेरी पहली पोस्टिंग जो थी उसी में, जब तो मेरी वार पोस्टिंग नहीं थी, 20-21 के बीच थी, बस उसी टाइम वार स्टार्ट हुआ। अच्छा, हाँ जी। तो जिस टाइम वॉर शुरू हुई उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताइए। कैसे आपको पता लगा कि वॉर शुरू हो गई है, या पहले से सबकी तैयारी थी? नहीं, 1965 में जो वार हुई
उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, हम बिल्कुल नए थे। तो जो लोग बताते थे वही सुनते थे हम लोग। जैसे वो जा रहे थे हम उनके साथ साथ चल रहे थे। वहाँ जा कर के समाज से आ गए, हमने अपना फील्ड हॉस्पिटल वहाँ लग गया था। तो वार वहाँ पर पहले ऑलरेडी चालू थी जब वहाँ पर पहुँचे। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे पास कैजुअलिटीज आती थी क्योंकि मैं मेडिकल से था। तो वहाँ पर जो कैजुअलिटीज आती थी तो इतनी थी कि हमको 3-3 देर सोने को भी नहीं मिलता था। अच्छा। और हम फायरिंग रेंज के अंदर ही थे हम लोग भी, और हमारे ऊपर भी फायर आता था। अच्छा, तो किस टाइप की कैजुअलिटी ज़्यादा आती थी? वहाँ पर जितनी शेलिंग की ज़्यादा कैजुअलिटी होती, इधर शेलिंग होता था ना, वो शेलिंग की ज़्यादा कैजुअलिटी थी, क्योंकि शेलिंग का तो जो कट होता है उस तरह का होता है कि कहीं से भी कैसे भी काट देता है। अच्छा, तो ये सिविलियंस की आती थी या फिर आर्मी पर्सनल आर्मी की? वालों की आती थी, सिविलियंस की हमारे पास नहीं आती थी। सिविलियंस की अच्छा। सिविल हॉस्पिटल आती थी। अच्छा। हाँ, आर्मी वालों की आती थी। अच्छा, तो उसमें जितने लोग आते थे सबका इलाज वहीं होता था या कुछ लोगों को नहीं। रेफर भी कर दिया करते थे? सभी को रेफर करते थे हम। अच्छा। इतना तो हम पेशेंट की कैपेसिटी नहीं थी जो रख सकते थे। सब पेशेंट्स को हम रेफर करते थे वहाँ से ही। तो करीब कितने बेड का हॉस्पिटल वो था जो फैसिलिटी आपकी थी? वो बेड 75 बेड्स का हॉस्पिटल था। तो एक तरीके से फर्स्ट एड टाइप करके आप उनको आगे कर देते थे? ये आगे करते थे। अच्छा। तो सर आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपको भी गोलियां लगी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए कि कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ? उसमें ऐसा था कि पहले तो मैं 1965 वार में रहा, और वो वार चलता रहा, सितंबर के महीने में था वो। नहीं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया था वार का। इसके बाद में जो मेरी पोस्टिंग थी वो फाइटिंग फोर्स सेक्टर अरेंजमेंट के साथ हो गई, फाइटिंग फोर्स के साथ में। तो उसके अंदर हम मेडिकल के 3 आदमी होते हैं, एक डॉक्टर होता है और 2 नर्सिंग स्टाफ होते हैं। तो 3 आदमी उनके साथ थे। ठीक। तो जब वार स्टार्ट हुई तो हम पहले ही बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। 3 तारीख को वार स्टार्ट हो गई और वहाँ से फायरिंग हमारे ऊपर आई। अच्छा। वो चलता रहा, हम कैजुअलिटी रिटर्न करते रहे, अपना काम चलता रहा। उसके बाद में 11 तारीख को हमारी रेजिमेंट को ऑर्डर मिला था कि आज अटैक करना पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा। तो वहाँ उनकी लाहौर सेक्टर में तो समय तो फतेहपुर पोस्ट थी। अच्छा। उस फतेहपुर पोस्ट को लेना था रेजिमेंट को। तो रेजिमेंट रात को अटैक कर दिया। जब रेजिमेंट रात को अटैक कर दिया तो हमें भी ऑर्डर दिया कि आप लोगों को जब हमारा अटैक चालू हो जाएगा तो आप लोग मूव कर देना, आपको कैजुअलिटी सवाल नहीं यहाँ पर जाकर के। हम जैसे उनका अटैक चालू हुआ हम पीछे चल दिए। तो लेकिन फायरिंग इतनी हैवी हो गई, कोई फायरिंग हमें पढ़ने नहीं दे रही थी आगे। वो अच्छा, जहाँ थे वहीं रह गए? नहीं, चल रहे थे हम, बीच में चले के आगे बढ़ गए जाकर। अच्छा। जाके फायरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि हमको गाड़ियाँ छोड़नी पड़ती थी, पोजीशन लेनी पड़ती थी ज़मीन के अंदर, फिर बढ़ते थे। नहीं तो हम बढ़ते रहे। फिर उसके बाद में जब फायरिंग ज़्यादा होने लगी तो हमने फिर एक जगह शेल्टर बना लिया। तो फिर हमने गाड़ियाँ कम कर दी। हमारे पास स्टेशन गाड़ी ज़्यादा होती है तो गाड़ियाँ मैंने कम कर दी। फिर जब थोड़ी फायरिंग कम हुई तो उसके बाद में फिर आदेश आ गया एकदम कि आप आगे बढ़िए। तो हमको एक्चुअली आगे तरह जाना नहीं था, लेकिन जब आदेश था तो हम आगे बढ़ना पड़ा। हम आगे बढ़ लिए, चल गए। तो हमने बोला कि अब हमें एक ही गाड़ी लेके चलेंगे। हैवी गाड़ी थी हमारे पास जिसमें मेडिकल का पूरा सामान था, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगे हुए थे उसमें, सब कुछ। हम आगे गाड़ी में लेके बढ़ते रहे। तो गाड़ी के टायर के पीछे जो लेफ्ट साइड के टायर होते हैं उसके पीछे टायर से एंटी टैंक माइन था। अच्छा। वो आ गया और उससे गाड़ी मतलब जब टैंक फटा तो उसने गाड़ी को ऊपर उड़ा दिया। और गाड़ी में जितने लोग बैठे थे वो ऊपर उड़ गए, मतलब ऊपर गाड़ी के साथ ही जुड़ गए? मतलब गाड़ी सारी बड़ी ऊपर नहीं, तो जो लोग गाड़ी के अंदर ही रह गए वो लोग तो उसी में जल गए निकलने का। और जो गाड़ी से बाहर फेंक दे गए वो लोग मतलब बचे नहीं बचे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ। जब मुझे तो गाड़ी के बाहर फेंक दिया। जब गाड़ी के बाहर फेंका तो मेरी दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। ठीक। घुटने से नीचे क्योंकि झटका लगा कोई पड़ा में। तो उसके बाद में मैं चल भी नहीं सकता था। फिर मैं वहीं पड़ा रहा। फिर उस गाड़ी में लग गई आग। अच्छा। जब गाड़ी में आग लग गई तो वहाँ तो बहुत एकदम जैसे होली चलती है ऐसे होली लग गई। तो पाकिस्तान ने जो का पिन पॉइंट करके पूरा फायरिंग उसी गाड़ी पर डाल दिया। तो सामने तो अटैक तो चल रहा था, हमारे जवान भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे और मैं वहीं था। तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा गाड़ी से हटा जाए। तो मैं करीब मुश्किल से मैं नहीं कह सकता हूँ 50 मीटर या 100 मीटर गाड़ी से मैं हटा। लेकिन फायरिंग फिर तेज हो गई।
तो जो वैसी फायरिंग थी राइफल वगैरह की उससे तो बच गया मैं, लेकिन जो बम्बार्डमेंट थी वो आने लगी जो शेडिंग की थी। लेकिन भगवान ऊपर वाले ने पता नहीं क्या छतरी लगाई हुई थी। मैं अकेला लेटा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मतलब कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला, एक भी बंदा नहीं था मेरे पास जो मैं वहाँ देखता हूँ किसी को भी। जब वो फायरिंग हैवी होने लगी तो अब इतनी शेडिंग थी कि सेल पड़ता है, बम पड़ता है और उसकी मिट्टी मेरे ऊपर आ रही है। समझे? तो काफ़ी देर हो गई, फिर थोड़ी सेलिंग कम हुई तो मैं सोच रहा था भाई ऐसे तड़फाने से कोई लग जाता तो भी ठीक है, मतलब कोई भी साथ नहीं है, कुछ भी नहीं, अकेला बंदा, जबकि इतने लोगों के साथ जाता अकेला रहेगा किस तरह से। उसके बाद में मैंने थोड़ा सोचा कि तू खड़ा थोड़ा होकर देख। हल्का सा मैं खड़ा हूँ तो साइड से मेरे को BNG का ब्रश लगा पाकिस्तान का, और वो ब्रश लगने के बाद में बिल्कुल बेहोश हो गया। फिर उसके बाद में मुझे पता नहीं ब्रश लगने के बाद में कितनी देर बाद होश आया। जब मुझे होश आया तो मेरी ब्लीडिंग हो रही थी और दूसरी साइड से गोली नहीं निकली थी। गोली मुझे आइडिया हो गया कि गोली पेट के अंदर ही रह गई। तब मैंने सोचा भाई अब क्या किया जाए, सही होगा। फिर फायरिंग चालू हो गई। फायरिंग तो रुक नहीं थी, आलू बढ़ जा रही है और ब्रस्ट लेटे हुए में ब्रस्ट ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सिर के बालों को छूते जा रहे हैं उनके, क्योंकि उनको तो पिन पॉइंट मिला था कि आग लगी हुई थी गाड़ी में, पूरी गाड़ी जल रही थी और जो लोग थे कुछ जो लोग बाग उसके अंदर जल गए। जो मेरे साथ एक लड़का था स्टूडेंट, वो बेचारा उसी में जल गया, साफ नहीं था वो भी। उसके बाद में मैं सामने एक मकान था, तो अब पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, पाकिस्तान एरिया के अंदर थे, उन्हीं का मकान था, वो गांव था। तो मैं उस मकान के अंदर जाकर घुसा, आस्ते आस्ते चला नहीं जाता, मतलब फिसल के ऐसे किसी तरह से हिम्मत करके उस मकान अंदर चला गया। तो उसके अंदर चारपाई पड़ी थी टूटी, वो उल्टी चारपाई। तो मैं उसी उल्टी चारपाई के ऊपर जाके लेट गया। अब मैं नहीं कह सकता कि मुझे नींद आई या मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में सुबह जब फायरिंग हो रही थी, फायरिंग की आवाज़ में जा रही थी, तो मेरी आंखें खुली। अब ये पता नहीं किस तरह से खुली, मैंने आंखें खुली, मैंने सोचा तो मेरा ब्लड का, मैंने नीचे जाकर कर देखा तो ब्लड काफ़ी बह चुका था। तो वो कोई फर्स्ट एड वगैरह कोई एड तो मिली नहीं। उसके बाद में जब मैंने सोचा कि ये वो मकान कच्चा था, मैंने कि अगर ये कच्चे मकान में मैं, मतलब ये मकान पे बम पड़ जाएगा और मैं दब जाऊंगा तो मैं तो मिसिंग सो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे मिसिंग सो नहीं होना था, कम से कम मैं मरूँ तो बाहर मरूँ जा करके। तो मैं उस मकान के अंदर से मैंने निकलने की कोशिश की थी, लेकिन हिला नहीं जा रहा था। आस्ते आस्ते मैंने कोशिश की और मेरे को प्यास बहुत लगी हुई थी, मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। अब मैं वो लटरते हिचरते हुए वहाँ से निकला तो एक कुत्ता था, जो कुत्ता आया और मेरे पूछने अब आ गया, वो पूछने लगा। मैं तो लेट रहा हुआ था। मैंने उससे यही बोला, भाई ना तू मेरी मदद कर सकता है ना मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, ना तेरे पास कोई आदमी है ना हमारे पास कोई आदमी है, ईश्वर की कृपा है। मैं आगे जाके वो एक हैंडपम्प लगा था उस घर का बाहर ही, मैं सोचा हो सकता है इसमें पानी मिल जाए, थोड़ा पानी ले लो। तो उसके बाद में मैं चला आगे, जा खिचड़ता हुआ जैसे तैसे उस हैंडपम्प के पास तक पहुंचा और उसका हत्था ऊपर से नीचे किया था मैंने, और करने के बाद में उसमें पानी निकला बहुत गंदा। अच्छा। प्यास इतनी तड़ी लगी तो मैंने वो गंदा ही पानी पिया और पीने के बाद में पता नहीं क्या जोश आया, मैं एकदम खड़ा हो गया। अच्छा। पैर टूटे भी सीधा खड़ा हो गया, और सीधा खड़ा होने के बाद में एक ही कदम या दो ही रखे होंगे, उसके बाद में मैं जो का बिल्कुल गिर गया। फिर उसके बाद में मुझे वहाँ का कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे सारी स्टोरी जो लोग ले गए थे, जिन्होंने मेरे हॉस्पिटल पहुँचाया, वो बाद में जो हॉस्पिटल में आके मिले तो सब उन्होंने सब बताई थी। तो उन्होंने क्या बताया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि वहाँ पर मराठा रेजिमेंट की मोटर पोजीशन थी, थोड़ी दूर पर लगी हुई। वहाँ का एक लड़का पानी लेने आया था, जो उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो पता नहीं कुछ भी। तो जब वो पानी लेने आया तो उन्होंने पड़ा हुआ देखा नल के पास में, जैसे कि 2 कदम नल के बाहर निकला था। तो उन्होंने देखा यहाँ पर भाई, वो दूसरा क्या था कि ये तो पता था कि इंडियन है, वो पाकिस्तान का है। उसने जाकर देखा कि भाई ये तो अपना इंडियन आदमी है, अपना ही आदमी है। उसने जा करके वहाँ पर कैप्टन होते हैं, कैप्टन साहब था वहाँ पर मोटर पोजीशन पर, उसने उनको जाके बताया कि साहब एक जवान ऐसे पड़ा हुआ, ठीक है, और वो बेहोश है बिल्कुल। उसने बोला कि सांस चल रही है, बोला हाँ सांस चल रही है। उसने तुरंत बोला 4 जवान भेजे मैंने फटाफट, बोलो जवान को लेकर आओ मोटर। जब वो लेकर 4 जवान आए हैं
तो उन्होंने जो चारपाई में जो रात भर में पढ़ा रहा था उसी चारपाई में लटा के वो अपने बैंकर के पास लेके गए। तो वो एक जवान बता रहा था कि जब हम आपको बैंकर के पास लेके गए तो फायरिंग आ गई जबरदस्त पाकिस्तान की। तो बैंकर के बाहर ही छोड़ दिया और बाकी सब अंदर आ गए। अंदर घुस गए। जब उन्होंने बोला यार इसको ले भी आए और इसको बाहर भी छोड़ दिया तो कोई फायदा था नहीं। तो एक जवान ने हिम्मत करके जैसे पैर पकड़ के बैंकर के अंदर खींच लिया। फिर तो वहाँ स्टाफ था, कैप्टन साहब थे, उन्होंने फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ किया, सब चीज़ की। मैं मेडिकल का था ही, तो हमारे जो अफसर्स थे ADMS वगैरह होते वो पूछ रहे थे भाई हमारे आदमी कहाँ पर है, क्योंकि हम तो उनके साथ में अटैचमेंट थे ना वार के टाइम परमानेंट पोस्टिंग होती है ऐसे रिकॉर्ड से, तो उन्हीं के साथ थे। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने रेजिमेंट वालों ने हमको मिसिंग शो कर दिया। जब पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ गए, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कभी तो मैं अकेला रहेगा, अब दूसरे दिन में निकलूँ, मुझे उठा के लाए वहाँ से। तो उन्होंने सब कुछ करने के बाद में फिर वहाँ पर पीछे बीच राउंड होता है, वहाँ पर कैप्टन साहब ने वो वहाँ पर वायरलेस वगैरह करके भी ऐसे ऐसे कैजुअल्टी है और उसको हमको पीछे भेजना है ADS में, और बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, गाड़ी हमारे यहाँ से जा नहीं सकती दिन के अंदर, दिन का टाइम है, अगर गाड़ी हम दिन के टाइम भेजेंगे तो पाकिस्तान का जो एयर अटैक है, उनके हवाई जहाज वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब वो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी गई है रात को मिशन लेकर के और तुम्हारे पीछे एक बाग है, उस बाग के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है और उस ड्राइवर से जाकर संपर्क किया जाए, समझे आप। तो वहाँ से उन्होंने एक जवान भेजा, भाई तू जाकर पता कर वहाँ। तो उसने ढूंढा, तो कैमोफ्लेज गाड़ी कर देते, बड़ी मुश्किल से तो मिला ड्राइवर और गाड़ी से ढूंढेंगे। तो उसने बोला भाई ऐसा बात पे जाना है, वो वहाँ से एक जवान बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसने बोला भाई मैं दिन में तो नहीं जा सकता, दिन में जहाज़ में तो नहीं बढ़ने देंगे मैं, क्यों खेतों में थे, रोड पर तो थे नहीं। उसने बोला अगर रोड का रास्ता होता तो फिर तेज़ स्पीड में नहीं कर सकता था। तो वो जवान लोग जब उसने मना कर दिया तो चल दिया, पता नहीं उसके जवान के दिल में क्या आई, तो उसने फिर उसको वापस बढ़ा लिया। बोलो सुन भाई चल यार देखी जाएगी, चलते हैं, जैसे भी होगी हम देख लेंगे। उसके बाद में वो गाड़ी लेके जवान आ गया, अपनी 3 टन बड़ी गाड़ी होती है ना मिशन भरते, वो गाड़ी लेके आ गया। उन्होंने क्या काम किया कि 4 जवान भेजे साथ में, और उस गाड़ी में मुझे वो बता रहा था जो उसने बताई कि हम आपको गाड़ी में लेके और वहाँ से चल दिए। ADS होता है पीछे, एडवांस बेसिक स्टेशन, उसमें जो पूरा मेडिकल स्टाफ होता है, उसमें 30-40 आदमी मेडिकल के स्टाफ के होते हैं, नहीं वो सब सर्जन वगैरह हर चीज़ होती है। तो हमारे जो ADMS थे, तो वो कर्नल साहब तो वो पहले ही आ चुके थे ADS में ही, वो पूछ रहे थे भाई हमारे आदमी कहाँ पर है, बताओ वो डेड हैं या भी कहीं जख्मी हैं, कुछ तो बता दो। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था उनको, और वो वही वेट कर रहे थे पता रहो। तो इतने में ये जवान जो का वहाँ ADS में जाके पहुँच गई। जब उन्होंने देखा करे तो वो अब स्टाफ जो वहाँ का तो पहचान था, उसने मेरे नाम से देख लिया कि भाई ये तो चंद्रपाल ये है नहीं। तो वो फटाफट उन्होंने बोला जी ये तो एक आदमी तो हमारा मिल गया। तो ADMS साहब खुद आए वहाँ, खुदा करके उन्होंने देखा और बोला, मतलब वहाँ उतारने के बाद में जो ट्रीटमेंट देना था उनको कंप्लीट लाइफ सेविंग का पूरा ट्रीटमेंट दिया, और पूरा। तो उसके बाद होता है फील्ड हॉस्पिटल बीच में, जो पहले बोलता है जिसमें मैं था। तो वो बोले डॉक्टर ने फील्ड हॉस्पिटल की, तो ADMS साहब बोले नहीं फील्ड हॉस्पिटल नहीं, डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो हमारी एक कैजुअल्टी है। तो उन्होंने क्या किया, आगे उनकी जीप थी, पीछे एम्बुलेंस लेकर वो पहुँच गया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाने के बाद में जब उन्होंने सीधा ऑपरेशन थिएटर में भिजवा दिया, और जो उनकी कार्रवाई थी उन्होंने की। लेकिन उसमें भी जो मेरे गोली लगी थी रेस्क्यू, 3 गोली लगी थी, 2 उन्होंने निकाल दी, 1 गोली फिर भी रह गई। अच्छा, हाँ पेट के अंदर ही। जब उन्होंने लाइफ सेविंग ऑपरेशन किया था, वो जो OT स्टाफ था वहाँ, जब बाद में जब ठीक मैं हो गया था थोड़ा, तो उन्होंने बताया भाई आपकी आदत है। तो मैं करीब जब 1 महीना हो गया मुझे वहाँ पर, तब तक मेरे को किसी ने नहीं बताया। और वो कागज़ भी मुझसे अलग रखते थे, क्योंकि ये मेडिकल का बंदा है, अगर इसको पता लग गया कि तो इसको जो कब थोड़ा शौक होगा कि गोली अंदर है। गोली अंदर है, तो आदमी सोच गया तो ये तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। जब एक दिन डॉक्टर साहब थे सर्जन, वो खुद आए, कर्नल साहब थे, तो मेरे को बैठा कर लिया और 4 पे खुद बैठ के बोला बेटा देखिए बात बताएंगे नहीं हम। उन्होंने भी कही पता नहीं क्या बात बताएंगे। तब उन्होंने बोला कि भाई देख
वो समझा पहले मेडिकल वाले बोला भाई ऐसा है कि हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन हमने लाइफ सेव करनी थी और ये गोलियाँ जो है एक्सीडेंट दिखा दी। तो थोड़ा हल्का सा झटका सा लगा लेकिन उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो। फिर उसके बाद में उन्होंने जो का फिर छुट्टी मेरे दिया घर में। उसके बाद में फिर पोस्टिंग वहाँ अपने रिकॉर्ड में जाने के बाद पोस्टिंग मुझे पूना दी गई इसी वजह से। तो वो गोली जो निकाली थी वो 1 साल 10 महीने बाद निकाली थी, बुलेट था लम्बा पाकिस्तान का। वो मैंने घर में आके दिखाया, सब लोगों ने देखा, पता नहीं अब तो मिस कर दिया उन्होंने, नहीं तो दिखाता ऐसे तो आपको ठीक है ना। तो मेरी कहानी यही था। तो कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे वहाँ मैं जब घायल अवस्था में पहुँचे? मैं तो जो कहा कम से कम 2 महीने के बाद निकला था अच्छा। पहली बार। तो इन 2 महीनों में घर पे आपने कांटेक्ट किया कुछ? मैंने हाँ वो ऐसा था कि खुद तो मैं कुछ नहीं लिख सकता था, तो वहाँ पर कॉलेज के बच्चे आते थे स्टूडेंट्स, वो सब ये मदद किया करते थे, वो लेटर लाया करते थे। उस समय कोई फ़ोन वगैरह था नहीं। और उसमें एक मदद और मिल गई थी कि मेरे बड़े भाई भी फौज में थे, वो ये में थे, वो थे रजौरी में उस टाइम। अच्छा। तो मैंने उनको जैसे घर को इन्फॉर्मेशन मिली तो उनको पता लगा कि भाई बड़े भाई घायल हो गया, जख्मी हो गया है। तो घर में टेलीग्राम तो सिक्के पहुँच गए थे पहले, लेकिन बाद में उन्होंने फिर वुंडेड का टेलीग्राम दिया था। और वो फिर एक दिन भाई उनके सीओ ने अलाउ किया, वो भाई के देख के गया, देखने आया था वहीं पर हॉस्पिटल में, मिस हॉस्पिटल। तो जब मैं थोड़ा बातचीत कर सकता था उस समय, अच्छा। मतलब होश में बेहोश वगैरह नहीं था, थोड़ा ठीक था। और उसके बाद में जब उसने बता दिया वो ठीक है, चिंता मत करो आप। और जब मैं घर पहुंचा, घर जाने के बाद में तो देख आप जानते हो उन्होंने एक आदमी साथ भेजा था, मैंने इतने काबिल नहीं था मैं पहुंच जाऊं घर तक छोड़ने के लिए। घर तक छोड़ने के लिए आदमी पहुंचा था। जब घर गया तो पहले ही जो 1-2 गांव पड़ते थे, पहले ही उन गाँवों में ही लोगों ने देख लिया, पता हो पहले हल्ला हो जाता, बोले कौन में फौजी 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 आदमी है। बोले हुए आगे तो कम से कम इतनी पब्लिक थी देखने के लिए कि वो मतलब जगह नहीं थी वहाँ पर गाँव में। तो सब तो आसपास के लोग बार सब देखा गया। तो उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। अच्छा। तो उन सबको कैसा लगा आपसे दोबारा मिलके? बच्चे तो छोटी थी बिल्कुल, समझे नहीं। और उसको तो पता ही नहीं था क्या है, वो तो जैसे खेल हो रहा, थोड़ी वो बड़ी वाली थोड़ी बड़ी थी बस, उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। तो उनको तो क्या बोलते हो, तो वो घर में गए तो हमारी जो मम्मी थी पापा थे, उन्होंने पूरा बैंड बाजा वगैरह मंगाया, सब कुछ मंगाया, पूरा फंक्शन किया, पूरे गांव के लोग आए। उसमें जो जयमाला वगैरह जैसे डालते हैं उस तरह से, मतलब पूरा फंक्शन करने के बाद में फिर मैं घर में रिसीव किया। तो आप कितने दिन छुट्टी रहे उसके बाद? मैं तो छुट्टी जब मेरी गोली नहीं निकली तो जब तो मेरे को अच्छा, तब तक आप छुट्टी थे? मतलब भेज देते थे, लेकिन जाता था तो मेरे को आराम करने के लिए बोलते थे आराम करो, लेटो आप। जब आपका ऑपरेशन दोबारा हो गया, हाँ, उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग दी गई कुछ महीनों बाद? हाँ वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो उसके बाद में फिर मैं फिर काम किया और फिर उन्होंने ये बोल दिया कि हम आपको बिल्कुल फिट करके भेजेंगे। तो आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। आज मेरी उम्र जो का 81 ईयर्स कम्प्लीटेड है, समझे। लेकिन मैं फिर भी फिट समझता हूँ, मुझे कोई फील नहीं है, मेरा ऑपरेशन हुआ क्या हुआ सब कुछ ठीक। तो जब आपको गोलियां लगी उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र होगी 27 ईयर्स। अच्छा। और आप 20-21 साल में फौज में गए थे? उससे तो पहले चला गया था मैं, तो 19 कम्प्लीट नहीं हुआ था, 18 कम्प्लीट ही हुआ था। अच्छा। तभी चला गया था मैं फौज में। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो ऐसा था कि वही बात थी कि पढ़े लिखे बंदे कम मिलते, बच्चे कम मिलते थे। और हमारे साइंस साइड से थे हम, तो साइंस साइड में उन्होंने मेडिकल में वैकेंसी थी, उन्होंने फटाफट। आपका क्या एक्सपीरियंस है सर वॉर का या किसी ऑपरेशन का? ऐसा है नितिन जी, जो हमने चंद्रपाल जी की बात सुनी तो इनका तो बहुत लंबा समय रहा है, इन्होंने तो बहुत वार देखे हैं। हमारा पीरियड इतना नहीं रहा कि हम किसी वार में गए हों। हम तो वार के मुहाने पे जाके वापस आ गए। ऑपरेशन पराक्रम आपने सुना होगा, जब संसद पे आतंकवादियों ने हमला किया था उस समय पे भी वार की पूरी तैयारियां होगी, जिसका नाम ऑपरेशन पराक्रम रखा गया था। अच्छा। उस समय हमें राजस्थान में जाने का मौका मिला। वार की पूरी तैयारियां थी और इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर में लड़ाई से पहले लड़ाई, लड़ाई के बाद लड़ाई होती है। लड़ाई से पहले
जितनी माइंस लगानी है हमें, दुश्मन हमारे क्षेत्र में ना घुसे। एंटी टैंक माइन और जो मेन टैंक जो आर्मी के लिए होती है, दो है वो, तो उनको हमें लगाना पड़ता है बॉर्डर पे। उसमें क्या होता है कि लगाते हैं मैं कोई ऐसी मिस्टेक थोड़ी सी भी हो गई, हम चूक गए, हमें याद नहीं रहा कहाँ लगाई है और हमारा ही पैर पड़ गया तो हम ही खत्म हो जाते हैं। ऐसी कार्रवाई में हमारे इंजीनियर्स के कितने लोग हाथ चले जाते हैं, ज़्यादातर हाथ ही जाते हैं लगाते हुए। और जब लड़ाई खत्म हो जाती है फिर उनको निकालना पड़ता है। कुछ कैजुअलिटी इंजीनियर्स की उसमें होती, तो इसलिए कहते हैं कि हम दोहरी लड़ाई लड़ते हैं। ये काम तो करते ही हैं, हमारा फाइटिंग में भी रोल है, सर्विसेज में भी रोल है, तो हम लड़ाई भी लड़ते हैं। हमारा होता क्या है, हमें आर्मी को आगे मूव कराना है। रोड से तो जाएंगे नहीं, कि रोड से तो दुश्मन के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब हमें जाना है, कहीं खेतों से जाना है, नदियों से जाना है, जंगल से जाना है। तो कई जगह ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल सकती, टैंक नहीं चल सकते, तो वहाँ हमें रास्ता तैयार करके देना पड़ता है। हमारे पास लकड़ी के फट्टे होते हैं, उनको हमें बिछाना है, उनके ऊपर से टैंक गुजरेंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो सफिशिएंट क्वांटिटी, तो हमने एक रेजिमेंट को आगे क्रॉस करा दिया, फिर उन्होंने पीछे से रिकवर किया, फिर उनको आगे लगाया। ऐसी स्थिति भी आती है। ऑपरेशन पराक्रम में हम जैसलमेर से आगे किशनगढ़ पड़ता है, उसके बीच में रामगढ़ है, नियर अबाउट 25-30 किलोमीटर बॉर्डर से पहले हम वहाँ उस टाइम पर थे। और ऐसा एक्सपीरियंस था पहला कि हमने तो वार देखी नहीं, हमारे पीरियड में वार का तो कहीं मौका हुआ नहीं, तो हम लड़ाई तक पहुँचे, लेकिन उसको सौभाग्य भी कहो कि लड़ाई वो नहीं टल गई। गई। फिर सेनाएं जो है पीछे हट गई थी। लेकिन हाँ, एक मनुष्य की सोच तो होती है, जब हम लड़ाई कह देते हैं, लड़ाई के नाम पे हमारे दिमाग में बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। कभी हमारा मन परिवार की तरफ जाता है, तो कभी देश की तरफ जाता है। मेरे माँ बाप हजारों किलोमीटर दूर मेरे बच्चों से, मैं दोनों से हजारों किलोमीटर दूर हूँ। ना बच्चे मेरे पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, वो पुणे में है, मेरे नहीं आ सकते अकेले, मैं हूँ राजस्थान में, रह नहीं आ सकता। तो ऐसी मन में उथल पुथल होती है। परिवार भी याद आता है, लेकिन जो ड्यूटी है, जब 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो देश की बात याद रहती है, जब कहीं एकांत मिलता है तो दिमाग उधर हो जाता है। तो एक लड़ाई से पहले दिमाग में भी लड़ाई लड़ता है एक सैनिक। क्यों? भविष्य के बारे में आगे कितनी बातें सोचता है। लेकिन अल्टीमेटली तो हम जिस काम के लिए गए हैं वो करना है। कश्मीर में जिस समय बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था, उस समय आपकी पोस्टिंग कश्मीर में थी, तो उस टाइम का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? कश्मीर में 89 में ये रूबिया कांड हुआ था। क्या था रूबिया कांड? रूबिया कांड में ये था, हमारे गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को श्रीनगर में आतंकवादी ने अगवा कर दिया और उन्होंने डिमांड रखी कि कुछ आतंकवादी जो हैं ये छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद कश्मीर की स्थिति ऐसी बदलती चली गई और मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ 92 में हुई। 89 की घटना थी, 80 और 81 में मतलब स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति 90-91 में। हाँ। और हमारा जो
कार्यालय था वो ऐसी जगह लोकेटेड है कि इसके तीनों तरफ सिविल है, एक तरफ आर्मी है। तो हम तो बिल्कुल ही खतरे में थे। रात में हम अपने बैरिक में नहीं सोते थे, सारी रात फायरिंग होती थी और आसमान में ऐसे गोलियां चलती दिखाई देती हैं आग की तरह, और हम सभी जितने भी सैनिक थे उस छोटे से उसमें लोकेशन, सब बाहर खड़े हो जाते थे। कितनी बार ऐसा कांड हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहा, 4.5 साल के करीब मैं वहीं उसी रहा। मैं 96 में आया वहाँ से, फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन वो भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हम कहीं नहीं जा सकते थे, उस 4 दीवारी के अंदर ही रहना है हमें। श्रीनगर कैसा है, डल झील कैसी है, हम वहाँ कभी नहीं जा सकते थे। सर जब आपकी गोलियां लगी हुई थी आपको किसी टाइम ऐसा फील हुआ कि अब तो यार मैं वापस नहीं जा पाऊंगा? फील क्या हुआ, जब मेरे गोली लगी तो मैं तो गोली लगने के बाद तो एकदम बेहोश, उसी समय बेहोश हो गया था। और ऐसे लग रहा था जैसे आदमी ऊपर जाता उड़ के कहीं जा करके। अच्छा। तो फिर मुझे नहीं पता कितनी फायरिंग हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, मैं वहीं पड़ा रहा। और उसके बाद में ये भी नहीं पता कि कितनी देर बाद मुझे होश आया वहाँ पर। तो मेरे को ये दिमाग में कुछ नहीं था कि भाई, मेरे को ये था कि वो पोस्ट हमारे आदमी होंगे, जो गांव दिखाई दे रहा था ना, शायद हमारे आदमी होंगे, लेकिन वो गलत था। डायरेक्शन भूल चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन वो पाकिस्तान का गांव था, पाकिस्तान के घर थे उन लोगों के, उन्हीं का घर था। तो मैं जाके फिर जब मेरी हिम्मत जब ख़त्म हो चुकी बिल्कुल, और ब्रेड की हो रही थी, तो जाके मैं वहाँ चारपाई थी उसी पे जाकर। तो हॉस्पिटल में जब आप रहे तो घर की याद आती थी? हाँ, घर की बात मुझे याद आती थी, लेकिन वहाँ याद नहीं आई घर की। वो तो फिर अपने दिमाग में बाहर में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, ये हो रहा है उधर। और फिर ये सोचते थे, जब एकदम आदमी कुछ फ्री सा हो जाता है, जब हम पहुँच गए तो जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम अलग होती है। हाँ, माइंड वाकई में अलग हो जाती है। जब भी मरना है भाई, जब हम आग से खेल रहे हैं तो आग में जल भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा क्या सोच रहा हूँ। तो फिर दिमाग में ये चीज़ आ गई थी। लेकिन जो पहले बार में हम 1965 में गए थे, उसमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि यार हम तो लड़ाई में जा रहे हैं, हमने तो लड़ाई देखी नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब पहली हमें देख चुके लड़ाई, उसका कुछ एक्सपीरियंस हो गया। बाद में जाके फिर देख लिया भाई, ये तो देश के लिए करना ही सर, ये तो फौज है इसी काम के लिए, तो हमें तो जाके करना ही, जो हमारा काम हमने करना है। तो इतनी डर नहीं लगता था। खूब देखते थे और फायरिंग भी देखते थे, सब कुछ देखते थे। तो आपका कोई साथी, कोई मित्र इसमें शहीद हुआ? हाँ, मेरे साथ वाला बिल्कुल, जो एक लड़का था मैथ्यूस, तो केरला का रहने वाला, वो जो मेरे से जूनियर था, वही तो उस गाड़ी में शहीद हुआ है। हम मेडिकल स्टाफ 3 था, 3 में से 2 बच्चे, जो कैप्टन साहब थे वो भी तो जख्मी थे। वो जब वो कोई उनको बैंकर वो मिल गया था, कोई ट्रेंच मिल गई थी, तो उसमें जाकर उनको शेल लगा था, कमर उसकी उनकी कट गई थी। तो उनको तो ले गए फिर भी, लेकिन मेरे पास तो कोई आदमी रहा ही नहीं। पूरी रेजिमेंट इधर उधर होगी, और रेजिमेंट तो फिर फाइटिंग कर रही थी, फतेहपुर पोस्ट थी। लेकिन रेजिमेंट की इतनी है ना कि रेजिमेंट ने वो पूरी पाकिस्तानियों को भगा दिया वहाँ से, और उन्होंने फतेह पूरी कर लिया था। आप लोग अभी रिटायर हो चुके हैं दोनों, तो कोई ऐसी आदत जो आपने आर्मी में सीखी है और उसको आज भी फॉलो करते हैं? ऐसा है, जो आर्मी के जो दिनचर्या थी वहाँ की, वो दिनचर्या हमारे साथ अभी भी है, और आप भी उसको फॉलो करते हैं। और इसलिए हम सिविलियन जो हैं, उनके साथ ठीक से मिलकर नहीं चल सकते, क्योंकि उनका कुछ दिनचर्या और रहती है, और हम लोगों की दिनचर्या कुछ होती है। आज भी सुबह कितने बजे उठते हैं? आज दिन 5 बजे उठ जाते हैं सुबह। अच्छा। और घूमने चले जाते हैं 5 बजे। और रात को 9 बजे सो जाते हैं? हाँ, रात को 9 बजे, हाँ 9-10 तक सो जाते हैं आराम से। तो फ़र्क है, और कुछ काम करने नहीं फ़र्क है। आपके हिसाब से आज हमारे देश की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सीमाओं पे चुनौतियाँ तो हमेशा ही रहे, अब से ज़्यादा भी चुनौतियाँ रही हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये आतंकवाद जो है, जो आतंकवादी घुसते हैं, ये कश्मीर एरिया में बहुत बड़ी चुनौती है, कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही टिपिकल है। जंगल हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं,
ना तो उनको फैंस किया जा सकता है कि उनको रोक सके, और ना हर कदम कदम पर सैनिक बैठाया जा सकता। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसको तब पाकिस्तान बंद नहीं करता, इसको भारत कंट्रोल करने भी नहीं सकता। ये जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। इस चुनौती का समाधान तो या तो पाकिस्तान को किसी तरह से भी मनाना है या समझाना है, वो दोनों काम करने पड़ेंगे। वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं? हमारी तुलना पाकिस्तान से करना सबसे यही गलत सा लगता हूँ। पाकिस्तान से तो हमारी कोई तुलना ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले कि पाकिस्तान के पास वो हथियार ही नहीं है जो भारत को भेज सके, और हमारे पास वो हथियार हैं जिनको पाकिस्तान रोक नहीं सकता। तो पाकिस्तान से तो तुलना इस बारे में करनी चाहिए। आज की स्थिति तो ये है कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड क्लास में काउंट हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो रिसेंटली हुआ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहले की तो घटना ही बड़ी दर्दनाक हुई है, और घटना हो जाना आतंकवाद की, तो आतंकी घटनाएं तो कितनी हुई हैं इंडिया में, कितनी बार। ये तो 48 के बाद होती रहती हैं और होती रहेंगी, आगे भी होंगी, लेकिन ये एक अलग ही किस्म की थी। एक तो धर्म पूछ कर मारना, दूसरा एक देश के प्रधानमंत्री को किस तरह संदेश दिया जा रहा, ये भी बहुत गलत था। लेकिन जैसा उन्होंने संदेश दिया था उसके 100% अच्छा संदेश भारत ने भी दिया है। थैंक यू सो मच सर, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। उम्मीद है हम सबको इससे बहुत प्रेरणा मिली और हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच।